हाय एवरीवन। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस डेमो क्लास में प्रेजेंटेड बाय अलीशी फंडेड एकेडमी राइट। सो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर में। ठीक है। सो जो भी लोग यहाँ पे बिगिनर हैं या एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, हो सकता है ये डेमो क्लास कुछ एक्सपीरियंस ज्वाइन कर रहे हों और कुछ बिगिनर्स हों। सो ये क्लास सभी के लिए है जो ऑलरेडी मार्केट को जानते हैं, समझते हैं, ट्रेड कर चुके हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो लोग मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं या उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है। उन सभी के लिए ये क्लास है। सो सबसे पहला सवाल ये होता है कि कोई भी लोग जब स्टॉक मार्केट से जुड़ते हैं या स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली है क्या। ठीक है। अब कुछ लोग हैं ना भाई, बस किसी ने सुन लिया, कहीं से सुन लिया और बस उन्होंने अपना पैसा उठाया, डीमेट अकाउंट खोला, लोड किया पैसा और बंदूक की तरह शूट करने लगे, है ना। लग गया तो निशाना और नहीं लगा तो कोई बात नहीं, है ना। बट ऐसा नहीं है। अगर आप बंदूक चलाना सीखे नहीं हो, ठीक है, और बंदूक आप खरीद के ले आए हो, आपके पास पैसे हैं, ऐसा नहीं है, पैसे हैं, आपने बंदूक खरीद के ले आए, गोली खरीद के ले आए, और फिर आप निशाना लगाने लगो, ठीक है, तो आप बोलोगे कि अरे कोई ना कोई गोली तो निशाने पे लगी जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है। आप गोली चलाओगे, कोई ना कोई तो निशाने पे लगेगी ही, ठीक है। बट आप ये भूल जाते हो कि हर गोली को खरीदने के लिए आपको एक पैसा देना पड़ता है, ठीक है, गोली भी महंगी आती है, ठीक है। तो अगर आप पहले से सीख के रखे हो, आपको पहले से बंदूक चलाना आता है, ठीक है, आपने किसी कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट में कहीं भी जाके आपने चलाना सीखा है, तो आपकी हर गोली जो है ना, वो बुल्स-आई नहीं तो उसके आसपास ज़रूर लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको बंदूक हैंडल करने आता है कि किस तरीके से बंदूक को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से निशाना लगाया जाता है, किस तरीके से हर निशाना आपके सही जो जगह है वहाँ पे स्पॉट करें। मगर आपने सीखा नहीं है बंदूक चलाना और बंदूक तो खरीद लिया, गोलियाँ भी खरीद ली और रोज़ दागे जा रहे हो उन गोलियों को, तो इससे नुकसान आपका है, क्योंकि गोली तो निशाने पे लग नहीं रही है और आप चलाए जा रहे हो, ठीक है। सो क्या हो रहा है, आप गोली खरीद के तो ला रहे हो, रोज़ गोली खरीद रहे हो, बट वेस्ट है। इसका मतलब है आप अपनी महंगी गोलियों को चला चला कर वेस्ट कर रहे हो, यानी अपने कैपिटल को लगा लगा के सीखने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो इससे अच्छा तो आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो ना, वहाँ पे उनकी गोलियाँ वेस्ट करो, उनकी गोलियों को वेस्ट कर करके सीखो। अपनी गोलियों को क्यों वेस्ट करना, क्योंकि गोली एक बार अगर बंदूक से निकल जाए ना तो फिर वो वापस नहीं आती है। जस्ट लाइक शेयर मार्केट, लोग कहते हैं रिकवरी, रिकवरी बोल के कुछ नहीं होता, लॉस इज लॉस। प्रॉफिट ही आपका दोस्त है, जो प्रॉफिट होता है वही सत्य है, वही आपके आँख के सामने। लॉस जो चला गया वो चला गया, वो पैसा किसी और के पास ऑलरेडी चला गया। वैसे ही बंदूक से निकली हुई गोली दोबारा वापस नहीं आ सकती, वो निकल चुकी है तो निकल चुकी है। तो चलिए आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा डेमो क्लास, तो उसको लेके शुरुआत करते हैं। गोली बंदूक बारूद तो होते रहेगा। सो स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट, बहुत लोगों की बहुत तरीके की सोच है। कुछ बोलते हैं जुआ है, कुछ बोलते हैं भाई यहाँ पे 21 दिन में पैसा डबल, 20 दिन में पैसा डबल, ठीक है। और कुछ लोग बहुत तरह तरह की बात कहते हैं। तो एक्चुअली आपके व्यू से क्या है स्टॉक मार्केट, जैसा लोग बोलते हैं वही है। अगर आप स्टॉक मार्केट को देखो सही नज़रिए से तो स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, ठीक है, जहाँ कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने स्टॉक को लिस्टिंग करती हैं, वो लोगों से पैसा उठाती है और उन पैसों से वो बिजनेस करती है, ठीक है। बट लोग, क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या आते हैं तो वो दूसरों को देख के आते हैं कि दूसरे ने पैसा बना लिया तो मैं भी क्यों नहीं बना सकता हूँ, मैं भी पैसा डालता हूँ और पैसा से पैसा बन जाएगा, ठीक है।
लोगों ने क्या किया कि स्टॉक्स किसी ने रिकमेंड किया, किसी ने बोला, उन्होंने ख़रीद लिया, बट उन्होंने उसके पीछे का रीज़न नहीं जाना कि वो क्यों बोल रहा है ख़रीदने, या उसने उस स्टॉक में क्या देखा, है ना, जो वो पैसा डाला या मुझे बताया और मैं भी डाल दूँ। अगर कल के दिन पैसा बन जाता तो आप उसकी तारीफ़ करोगे कि वो बहुत नॉलेजेबल है, अगर कल के दिन पैसा डूब जाता है तो आप उसकी बुराई भी करने लगोगे, है ना, या फिर स्टॉक मार्केट को ही गाली देने लगोगे। तो अपना पैसा किसी और के नॉलेज या किसी और के बातों पे क्यों लगाना, क्यों खर्चा करना, है ना। लेकिन ये लोग सोचते नहीं हैं पैसा लगाते समय, जब डूब जाता है तब ये बात उनके दिमाग में आती है और इस बारे में वो सोचना शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं एक जस्ट बेसिक स्टॉक मार्केट के मैं बारे में बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट होता क्या है और किस तरीके से काम करता है ना। बहुत से लोग बहुत सी बातें, लेकिन हम जानते हैं, मान के चलिए कि आप ये कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हो, मान के चलो कि आप कोई एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो, ठीक है। आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो आपके पास मान के चलो खोलने के लिए 2 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए, बट आपके पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए है। अब 1 लाख नहीं है तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन जो आपके माइंड में आएगा कि चलो बैंक से लोन ले लेते हैं, ठीक है। आप बैंक के पास जाते हो, अपने बिजनेस प्लानिंग बताते हो, सब कुछ बताते हो, वो आपके सिविल्स देखते हैं, बिजनेस मॉडल देखते हैं और आपको 1 लाख रुपए दे देते हैं, ठीक है। बैंक को ये मतलब नहीं है कि आप उनके 1 लाख से रुपए से क्या करोगे, 1 लाख से 1 लाख बनाओगे, 1 लाख से 10 लाख बनाओगे या 1 लाख से 20 लाख बनाओगे, उनको इससे मैटर ही नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है उनके इंटरेस्ट, और उन्होंने जो आपको कैपिटल दिया 1 लाख, वो उनको समय से वापस मिल जाए। इसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है कि आप उनके पैसे से कितना पैसा बना रहे हो या उनके पैसे से आप ज़ीरो कर दे रहे हो। उनको इन सब बातों से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ कि बैंक ने आपको 1 लाख रुपए दिए, आपके पास 2 लाख रुपए हो गए और आप उन 2 लाख रुपए को लेके बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखो, आप जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हो तो ऐसा नहीं होता ना कि भाई शुरू किया और चलने लगा। बिजनेस को स्टैंड होने में टाइम लगता है, 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, राइट। तो इस 2-3 महीने के लिए भी आपके पास कुछ बैकअप होने चाहिए कि इनसे आप रन कर पाओ, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि आपकी बिजनेस खुली और खुलने के बाद नहीं चली, लॉसेस हो गए, तो आपके भी 1 लाख तो डूबे, प्लस बैंक के 1 लाख रुपए गए, प्लस इंटरेस्ट। अब बैंक को ये मतलब नहीं है कि क्यों लॉस हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, इससे उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ मतलब उनके कैपिटल और उनके इंटरेस्ट से जो आपको चुकाना है। अब या आप जॉब करो या किसी से उधार लो, बैंक को कोई मतलब नहीं है, आपको उनका पैसा उनको समय सहित वापस कर देना है। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है कि भाई कौन इतना झंझट ले, कौन बैंक से लोन ले, इंटरेस्ट दे, टेंशन ले। आपने एक और दिमाग हटाया कि चलो भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे पास 1 लाख है, मैं अपने चाचा और अपने मामा यानी किसी भी रिलेटिव को अप्रोच करता हूँ। आपने अपने चाचा के पास गए, उनसे 50,000 मांगे, अपने मामा के पास गए, उनसे 50,000 मांगे कि आप मुझे 50,000 रुपये हेल्प करो, मैं ऐसे ऐसे बिजनेस कर रहा हूँ। तो चाचा नाम ने देखा ना कि चलो भाई लड़का कुछ कर रहा है, आइडिया है, तो भाई चलो 50,000 रुपये उन्होंने आपको दे दिया। अब इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं होती है कि भाई आपको इतने समय तक पैसा लौटा देना। उन्होंने बोला कि चलो बिजनेस चलिए तो मुझे पैसा, हमारा पैसा लौटा देना। उन्होंने यही सोच के दिया कि आप इससे कुछ अच्छा करोगे। अब इसके बाद क्या होता है कि आपने बिजनेस शुरू किया, बट सम हाउ बिजनेस चल पड़ा, तो फिर आपको कोई चिंता नहीं है। क्यों? पहला टेंशन आपके पास ये नहीं है कि आपको कोई इंटरेस्ट देना है, ना कोई सही सीमा है कि हर महीने या कुछ भी देना है आपको। आपने रिलैक्स होकर बिजनेस शुरू किया, बिजनेस चल पड़ा, तो आपने क्या किया कि आस्ते आस्ते करके अपने चाचा मामा का पैसा जो भी था वो लौटा दिया। बट खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि वो बिजनेस नहीं चला और आपका हो गया लॉस। आपका तो जो गया वो गया, और चाचा मामा को अब आपको पैसा लौटाना है, ठीक है। और जैसे ही लॉस होगा, मैं बोल रहा हूँ कि वो जल्दी से आपके पास अप्रोच करने लगेंगे, भाई हमारा पैसा हमें लौटा दो,
ठीक है, और आपको पैसा लौटाना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि भाई रिलेशन की बात है, रिलेशन ख़राब ना हो जाए। फिर आप कहीं से भी मैनेज करके उनको पैसा लौटाते हो, या फिर से कर्जा लेन चुकाने के लिए कर्जा लो, या फिर आप कोई जॉब वॉब करके आस्ते आस्ते उनको बोला है कि मैं ये कर करके लौटा दे रहा हूँ, और आप जितने लेट करोगे उतने वो आप पे चढ़ेंगे कि भाई हमारा पैसा है। अब एक तीसरा ऑप्शन आता है जहाँ पे कोई टेंशन ना हो। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ये है कि आप उनको अप्रोच करते हो कि आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, ठीक है, और आप अपने सारे बिजनेस प्लान उनको बताते हो। एक तरह से आप समझो कि आप अपने बिजनेस प्लान को उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, और प्रेजेंट करने के बाद बोलते हो कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस बिज़नेस में 25% के हिस्सेदार हो जाओ, 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके। तो वो आपका बिजनेस प्लान सुनते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे एक आती है, वो होती है रिस्क। रिस्क मतलब कि अब वो जब पैसा डालेंगे तो यहाँ से उनका पैसा जो जाएगा वो वापस आने वाला नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर बिजनेस में लॉसेस हो गए तो वर्ड आ जाती है रिस्क, ठीक है, क्योंकि वो हिस्सेदार अब बन रहे हैं उस बिज़नेस में। पहले तो वो पैसा ऐसे ही दे रहे थे रिलेशन के लिए कि चलो भाई जो भी है तुमको इंटरेस्ट देना नहीं है, तुम वापस, लेकिन अब वो हिस्सेदार हो रहे हैं। तो हिस्सेदारी में क्या होगा कि रिस्क भी आता है। तो जैसे ही रिस्क की बात आएगी तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। तो जैसे ही सवाल आएंगे तो वो आपके बिजनेस में जानने की कोशिश करें कि आप दुकान कहाँ खोलोगे, लेबर कितने रखोगे, किस तरीके से चलाओगे, आगे कहीं आपने ये काम किया है कि नहीं, आपको इस बिज़नेस का कितना नॉलेज है या नहीं है, आपने कितने समय तक, कितने साल तक ये काम किया है, ठीक है। वो आपसे बहुत तरह तरह के सवाल करेंगे, और आप जितना अच्छे से उनके जवाब दोगे वो उतने सेटिस्फाई होंगे आपके जवाब से। अगर उनको कुछ सवाल या जवाब अच्छा नहीं समझ में आएगा तो वही फिर वो शायद हिचकिचा सकते हैं आपके इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने से। लेकिन अगर आपने सही सही जवाब दिया तो वो आपके बिज़नेस को देख के, समझ के, सारा सवाल का जो भी उनका सवाल है उनका जवाब अगर उनको मिल जाता है, तब वो अपना पैसा आपके बिज़नेस पे लगाते हैं। अब लगाने के बाद क्या है? लगाने के बाद क्या होता है कि वो आपके कोई एक्टिव पार्टनर नहीं होते हैं। ना वो आपके दुकान पे आएंगे, ना रेस्टोरेंट पे आएंगे, वो जाएंगे, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उन्होंने अपने रिस्क पे आपकी बिज़नेस की स्टडीज़ करके, आपसे सवाल करके, उनका जवाब लेके अपना पैसा अपने रिस्क पे आपके बिज़नेस में डाल दिया। अब वो घर पे बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अब जब तक ये बिज़नेस चलेगा, जब तक ये रेस्टोरेंट ज़िंदा है और जब तक इस रेस्टोरेंट से प्रॉफिट जनरेट होते रहेगा, उनको हर महीना 25% प्रॉफिट मिलते रहेगा, ठीक है, जब तक ये बिज़नेस ज़िंदा है, जब तक ये बिज़नेस चल रहा है। हाँ, अब बीच में कोई यहाँ से हटना चाहता है आपके बिज़नेस से, या वो नहीं कंटिन्यू करना चाहता है, तो फिर आप यही हिस्सेदारी किसी और को दे सकते हो। कोई भी अपने दोस्त या फैमिली मेम्बर जो इंटरेस्ट है वो 50,000 लगा के ये हिस्सेदारी कंटिन्यू करेगा, और वो 50,000 आप अपने चाचा या मामा को वहाँ दे सकते हो, ठीक है। अब हम मानते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये बिज़नेस ना चले और लॉस मेकिंग हो जाए तो क्या होगा? अगर लॉस मेकिंग हो जाता है तो फिर आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, और ना वो आपसे कुछ मांगने आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने नॉलेज पे, अपने नॉलेज के बेस पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट के बेस पे, अपने रिस्क को समझते हुए उन्होंने आपके इस बिज़नेस में अपना पैसा डाला है। तो वापस मांगने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ एज एन पार्टनर आए थे, ठीक है, ना कि एज एन आपको उन्होंने कोई फंड दिया या लोन दिया है जो आपसे वो वापस लेंगे। अब सेम चीज़ आता है स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट पे क्या होता है, आप किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनियां हो, आप उस कंपनी के फंडामेंटली रिसर्च करते हो, उस कंपनी के बारे में जानते हो कि ये कंपनी क्या काम करती है, आगे इनका ग्रोथ क्या है, इनकी लाइबिलिटीज़ क्या है, इनके इनके ऊपर कितने लोन चल रहे हैं, इनके कितने पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स उनके पास कितने शेयर्स होल्डिंग है। आप उनके बैलेंस शीट चेक करते हो, उनके प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हो, जितना भी 3 साल 4 साल का जो भी उनका बिजनेस मॉड्यूल रहता है उनको समझते हो कि 5 साल के बाद ये क्या परफॉर्म करने वाले हैं, इनको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है कि नहीं, इनके साथ किसका टाई अप है, नहीं है, कोई बड़ी ऐसी कंपनी है जिसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है कि नहीं,
ठीक है। ये सारा कुछ समझने के बाद आप अपना पैसा अपने रिस्क पे इस कंपनी में डालते हो, ठीक है, और कंपनी आपके पैसे से अपने बिजनेस को ग्रो करती है, और जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे उसके शेयर प्राइस जो है वो भी ग्रो करते हैं, ठीक है। और जब आपके जो शेयर्स है वो ग्रो होते हैं और आप उनको सेल करते हो हाई प्राइस में, और वहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होता है, जो रेवेन्यू आता है, जो भी जनरेट होता है, वही आपका एक प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये शेयर मार्केट काम करता है, ठीक है। ना कि किसी ने आपको रिकमेंड कर दिया, किसी ने बता दिया, आपने पैसा लगा दिया, है ना। तो इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसमें पैसा क्यों लगाया। अरे उससे कुछ दिखा होगा, मगर आपको भी तो दिखना चाहिए ना। मार्केट में क्या होता है कि लोग, मान लीजिए किन लोगों का सैलरी 20,000 रुपये महीना है, ठीक है, लेकिन जब वो मार्केट में आते हैं ना तो उसको खोने के लिए एक दिन भी नहीं लगाते हैं। कभी वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई मुझे 20,000 कमाने में एक महीना लग गया और मैं इस 20,000 को एक दिन में कैसे खो दूं। ये मार्केट में आने के बाद उनकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। कैसे? लोगों को देख के, सुन के। हमें यहाँ सुन के देख के काम नहीं करना है, यहाँ हमें अपने आंखों पे ध्यान देना है, अपनी आँख, हमारी आंखें जो देख रही हैं उन पे विश्वास रखना है, ना कि किसी के बातों पे, ठीक है। सो चलिए, आई होप कि जो भी मैंने अभी बताया, एग्जाम्पल दिया, इससे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता क्या है। स्टॉक मार्केट होता है जहां आप अपना पैसा दूसरे दूसरे के बिजनेस आइडियाज़ पे लगाते हैं। आइडिया उनका, नॉलेज उनका, वर्किंग उनका, बस आप अपने रिस्क पे, आप ऐसे रिस्क नहीं कि बस पैसा है लगा दिया, नहीं, आप अपने फंडामेंटली रिसर्च के रिस्क पे आप अपना पैसा मार्केट पे लगा रहे हो या किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो कंपनी आपके पैसे से आगे बढ़ रही है, ठीक है, ग्रो कर रही है, और ग्रो करने के बाद वहाँ से जो भी आपके शेयर्स जब हाई प्राइस पे जा रहे हैं और आप उनको बेच रहे हो, तब आप एक प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा देखते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। ऑलराइट, तो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है, एक वर्चुअल मार्केट प्लेस है जहां कंपनीज अपने शेयर्स बेचती है और इन्वेस्टर्स, ट्रेडर उन्हें खरीद बेच करते हैं, ठीक है। सो स्टॉक मार्केट क्या, एक वर्चुअल प्लेस है जहां आपने एक क्लिक या अपने एक फ़ोन के टैब पे आपने किसी भी रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, ठीक है, किसी की भी स्टॉक्स को खरीदते हो, ठीक है। खरीदने के बाद क्या होता है कि फिर आपको जब प्रॉफिट हो रहा है तो आप उनको बेचते हो। तो जब आप बेचते हो तो कोई और होता है जो उनको खरीदता है। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन में हम लोग समझेंगे कि अगर एक कंपनी को अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है, यानी कोई फैक्ट्रीज लगाना है या एम्प्लॉयज़ हायर करना है या किसी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, तो वो उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, और वो उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए। अब मान के चलिए कोई भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वो किसी मेडिसिन या किसी बीमारी पे रिसर्च कर रहे हैं, और उस बीमारी के लिए कोई मेडिसिन बनाने की सोच रहे हैं, तो उनको एक अच्छे खासे अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, अपना कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा वो लिस्ट कर देते हैं, ठीक है, लिस्टिंग करते हैं, और लिस्टिंग करके वो लोगों से पैसा उठाते हैं और उस पैसे से वो रिसर्च की शुरुआत करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो आईटी कंपनी है वो किसी अगर टेक्नोलॉजी पे काम करी है, जैसे अभी एआई पे काम हो रही है, जैसे टीसीएस एआई पे काम कर रहे हैं, तो वो अपने कुछ पार्ट ऑफ शेयर्स देते हैं और वहाँ से पैसा उठाते हैं मार्केट से पैसा उठाने के बाद वो उस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, और जैसे ही वो टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है वैसे ही उस स्टॉक्स के प्राइस और ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो हर कंपनी को कुछ ना कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो मार्केट से पैसा उठाते हैं अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए, ठीक है। कुछ लोन पे करते हैं, कुछ ग्रोथ में लगाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ में लगाते हैं, कुछ इनोवेशंस में लगाते हैं, कोई रिसर्च में लगाते हैं, कोई नए फैक्ट्रीज डालते हैं, उसके लिए वो मार्केट से पैसा उठाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई कंपनी, अगर बैंक, ऐसा नहीं कि उनको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, ज़रूर लोन मिलेगा।
ठीक है, वो जितना चाहेंगे उससे ज़्यादा मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये होता है कि उनको हर महीने उनको इंटरेस्ट देना है और एक जो भी अमाउंट उन्होंने उठाया उसे वापस भी करना है। बट यहाँ क्या है, यहाँ लोगों का पैसा उन्होंने आराम से उठाया, लोगों को अपने पार्ट ऑफ शेयर्स दे दिए हैं। यहाँ उनको कोई चिंता या टेंशन नहीं है कि भाई कि लोगों को मुझे पैसा उठा देना है या करना है। उन्होंने अपना हिस्सा दिया, आपने उनका हिस्सा खरीदा, ठीक है, आप उतने पार्ट ऑफ शेयर्स के होल्डर हो, ठीक है, और जो कंपनी है वो आपके पैसों से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। कंपनी अपना एक हिस्सा शेयर्स पब्लिक को बेच देती है। जो लोग ये शेयर खरीदते हैं वो उस कंपनी के हिस्सेदार यानी ओनर बन जाते हैं। जैसा भी मैंने आपको बताया कि आपने जब वो लिस्टिंग किए तो उन्होंने अपना एक हिस्सा दिया, आपने उस हिस्से को खरीदा और आप उस कंपनी के उतने छोटे परसेंटेज के हिस्सेदार हो गए। अब ऐसा नहीं है कि आपने कल रिलायंस का 5 शेयर खरीद लिया और परसों रिलायंस में जाके बोलो कि अरे मैं तो इस कंपनी का पार्टनर हूँ। आप ऐसे पार्टनर नहीं है। उसके लिए आपको एक बड़ा अमाउंट ऑफ जो हिस्सा होता है वो कंपनी का होल्ड करना होता है। तब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मीटिंग्स में आप शामिल हो सकते हो, अपना सुझाव दे सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है? जब कंपनी पहली बार अपना शेयर्स पब्लिक को देती है, यानी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब ये पहली बार होती है कि कंपनी लोगों को डायरेक्ट अपने शेयर्स को ऑफर करती है कि हम अपने शेयर्स 400 रुपये में इतने इतने क्वांटिटीज़ दे रहे हैं। और ये पहली बार होती है कि कंपनी जो है वो लोग जो हैं वो कंपनी से डायरेक्ट शेयर्स खरीदते हैं। ये पहली बार होती है। इसके बाद जब भी आप खरीद बिक्री करते हो, अगर आप आज के डेट में रिलायंस की या टाटा या महिंद्रा या किसी की भी शेयर्स खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो ये आप कंपनी से नहीं खरीद रहे हो। ये जो ट्रेड है ना, ये आपस में हो रहा है, लोगों के बीच में हो रहा है। इसके बीच में कौन है? इसके बीच में बीएससी और एनएससी है, जो एक ब्रिज का काम करती है, हेल्प करती है आपके ट्रेड को एक्सचेंज करने में। यानी आपको रिलायंस के 100 शेयर्स लेने हैं, तो वो देखती कि कौन ऐसा बंदा है जो आपके प्राइस में, अगर आपको 50 रुपये में रिलायंस के शेयर्स लेने हैं, तो वो देखती है कि कौन ऐसा बंदा है जो 50 रुपये में रिलायंस के शेयर्स को बेच रहा है। वो वहाँ से जो बेच रहा है उनके शेयर्स आपको लेके देती है, और आपने जो पैसा 50 रुपये करके जो भी शेयर्स लेने के लिए लगाए थे, वो पैसा वो उनके पास चला जाता है, उनके डीमेट अकाउंट में चला जाता है। तो वो एक ब्रिज का काम करती है। अब एग्जाम्पल में जैसे जोमेटो या लेंसकार्ट या स्विगी अभी हाल फिलहाल में अपने आईपीओस लॉन्च किए हैं, तो वो पहली बार होता है कि लोग डायरेक्ट उनके शेयर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट जहां शेयर्स आईपीओ के बाद इन्वेस्टर्स, ट्रेडर आपस में बाय सेल करते हैं। यही हमारा डेली शेयर बाजार है, यानी एनएससी और पीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे मैंने बताया आपको कि आईपीओ लिस्टेड होने के बाद जब पहली बार लोग वहाँ से खरीदते हैं, अलॉटमेंट हो जाती है, उसके बाद जब अलॉटमेंट के बाद उन्होंने 100 रुपये में खरीदा, उन्हें 150 मिलता, वो बेचते हैं। जब वो बेच रहे होते तो कोई और उनको खरीद रहा होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि मार्केट में लोग बोलते हैं ना, बायर एंड सेलर। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो बायर है वही सेलर है, जिसने बाय करके रखा है वही सेल कर रहा है ना। अब वो सेल कर रहा है तो कोई दूसरा बायर खरीद रहा है, तो सेलर ही बायर है, बायर ही सेलर है ना। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो आपको। मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। नाउ स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं? स्टॉक मार्केट में एक्चुअली 3 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं। पहला होता है रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉर्मल लोग, हमारे और आपके जैसे, ठीक है, जो अपने छोटे छोटे अमाउंट को यहाँ बड़ा करने आते हैं। तो हम इन्वेस्ट करते हैं, हम ट्रेड करते हैं, हम बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा डालते हैं, छोटी छोटी कंपनियों में डालते हैं कि वो जल्दी ग्रोथ करेंगे, जल्दी मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे हाल फिलहाल में सुज़लोन में मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने कम प्राइस में उसको बाय किया, 8 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये में, और वो 80 रुपये तक चला गया, है ना। तो छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने छोटे छोटे कैपिटल लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं।
ठीक है, उनकी एक कैपिटल की सीमा होती है। अब इसके बाद आते हैं FIIs, फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं बाहर के बैंक हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट फर्म हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स वाले हो सकते हैं। वो हमारे देश में हमारी जो कंपनियां होती हैं उनमें वो भी इन्वेस्ट करते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, ताकतवर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट में एक बड़ा मूव लाते हैं, मार्केट में एक मूवमेंट लाते हैं। इनके इन्वेस्टमेंट के कारण ही लोग और देख के पैसा डालते हैं और मार्केट में एक हमें बड़ा मूव देखने को मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से DIS होते हैं जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को होते हैं, ये होते हैं हमारे बैंक्स होते हैं, हमारे इंडिया में जो भी बैंक्स हैं, LIC है, म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारे मार्केट में एक मूवमेंट या बैलेंस बना के रखते हैं। जब भी ये फॉरेन इन्वेस्टर सेल आउट करते हैं तो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो होते हैं उनको बाय करके मार्केट में एक संतुलन या बैलेंस जो है वो उनको बनाते हैं। हाँ, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, ये भी मार्केट में मूवमेंट लाते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट, अच्छे मूवमेंट लाते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू FIS के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो मार्केट में ज़्यादा थोड़ा सा मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। ना ट्रेडर, ट्रेडर कौन होते हैं? अभी तो हम इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। ट्रेडर्स, ट्रेडर्स जो होते हैं जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाने के लिए आते हैं। शॉर्ट टर्म यानी डेली, वीकली, मंथली है। किसी कंपनी का कोई न्यूज़ आने वाला है, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, या कोई फार्मा कंपनी है वो अपनी कोई मेडिसिन लॉन्च कर रही है, किसी कंपनी का कोई क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, कोई न्यूज़ है, तो लोग क्या करते हैं, कम समय के लिए पैसा डालते हैं, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए, और जैसे ही वो न्यूज़ या वो चली जाती है और उनका जो भी टारगेट होता है वो अचीव हो जाता है, वो बस एग्जिट कर जाते हैं। तो ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं ये डेली डेली ट्रेड करते हैं, वीकली ट्रेड करते हैं, जिसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे भी होता है। तो ये छोटे समय के लिए मार्केट में रहते हैं और ये छोटे समय में जो भी उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उनको वो बनाते हैं और मार्केट से फिर वो एग्जिट कर लेते हैं उस दिन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ स्टॉक मार्केट में हम जानेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ट्रेडिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ट्रेडिंग होता है शॉर्ट टर्म के लिए, मीनिंग प्राइस एक शॉर्ट टर्म मूव से प्रॉफिट कमाना। तो मान के चलिए उन्होंने एक टारगेट रखा है, जैसे टाइम फ्रेम क्या होता है इनका, इंट्राडे यानी मिनट में, आवर में, स्विंग यानी डे, वीक, जैसे मैंने आपको बताया। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो मंथली भी रखते हैं, उनको पता होता है कुछ एक महीने बाद उनका रिजल्ट आने वाला है उस कंपनी का, या वो कंपनी कुछ अच्छा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। गोल क्या होता है इनका? इनका गोल होता है क्विक प्रॉफिट। क्विक प्रॉफिट इन द सेंस आज का आज, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, या तो जीत या तो हार। ठीक है, या फिर डे वाइज ये रखते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्राइस का रखते हैं इन्होंने, एक टारगेट रखते हैं कि मैं 40 में खरीद रहा हूँ, मुझे 55 में बेच देना है, मुझे 50 में बेच देना है। इनका एक शॉर्ट टारगेट होता है, कोई लॉन्ग टारगेट नहीं होता है। ये शॉर्ट करती है, छोटे छोटे कमाते हैं बट रोज कमाते हैं। गोल क्या होता है इनका? क्विक प्रॉफिट, जल्दी से इनकम। ठीक है, रिस्क क्या होता है? ज़्यादा फास्ट डिसीजन और लेवरेज। यहाँ पे डिसीजन बहुत फास्ट लेना होता है, आप जब तक सोचोगे तब तक मार्केट मूव कर चुका होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे लेवरेज भी मिलता है। लेवरेज इन द सेंस अगर आप 20,000 लेके आते हो तो कोई कोई ब्रोकर होते हैं जो आपको 5 गुना देते हैं, यानी 20,000 के बदले 1 लाख रुपया भी देते हैं आपको ट्रेड करने के लिए, और वो कुछ उसके ऊपर ब्रोकरेज या चार्जेस आपसे लेते हैं। सो एक्स पर एग्जाम्पल मान के चलो, निफ्टी सपोर्ट 22,000 पे है, पी है, उन्होंने बाय किया और 22,200 पे सेल किया, तो उनको कितना का प्रॉफिट हो गया? 200 का प्रॉफिट हो गया एक ही दिन में। सो क्विक प्रॉफिट बन गया 200 रुपये का। 22,000 लगाया, 22,200 गया, उन्होंने 200 का प्रॉफिट बुक कर लिया आज के आज। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म, मीनिंग कंपनी के शेयर्स खरीदना और उन्हें लंबे समय तक होल्ड करना। इनका टाइम फ्रेम 1 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल। ठीक है, सो ये क्या होता है? ये फंडामेंटली आपको इन पे देखो, ट्रेडिंग जो होता है ना उस पर आपको टेक्निकली एनालिस करना पड़ता है और फंडामेंटली एनालिस करना पड़ता है लॉन्ग टर्म पे। यानी आप उस बिज़नेस के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में देख रहे हो कि लंबे समय में 5 साल के बाद ये कहाँ खड़ा होगा, 5 साल के बाद ये बिज़नेस मॉड्यूल कैसा दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्या काम कर रहा होगा।
तो आप इन्वेस्टमेंट एक्चुअली उनके लिए होता है जिनके पास एक्स्ट्रा इनकम है, जो कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है जो उनका यूज़ नहीं है, आफ्टर सेविंग्स आफ्टर एक्सपेंस ऑल द एक्सपेंस, उनके पास एक एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो उन थोड़े 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 पैसे को डालते जा रहे हैं किसी भी स्टॉक्स में, 2-4 स्टॉक्स में डालते जा रहे हैं, और लंबे समय के लिए वो चाहते हैं कि बुढ़ापा में हमें ये पैसा एक अच्छा रिटर्न कमा के दे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अब अगर वो पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो ज़रूरी है कि स्टॉक्स कुछ ना कुछ अच्छा मुफ्त तो उनको दिखाएगा। उनके पास अगर 5 स्टॉक्स वो होल्ड कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि उसमें से 3 या 4 तो ज़रूर परफॉर्म करेंगे ना। आज के डेट में क्या होता है कि आप अगर 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट कर दो तो बैंक आपको क्या इंटरेस्ट देगी? 7%, यानी 1 लाख रुपए का 7,000 रुपये, अगर आपने साल भर रखा है तो, है ना। लेकिन आप सोचो कि किसी ने 1 लाख रुपए को 10 साल पहले रिलायंस में, टाटा में या किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, है ना, या 1 साल ही पहले, तो उनको क्या 7,000 रिटर्न मिला होगा? नहीं, उससे ज़्यादा। तो बैंक में पैसा रखने से अच्छा है कि मार्केट में पैसा डालो, अच्छे स्टॉक्स में डालो। ज़रूरी नहीं कि आप छोटे छोटे स्टॉक्स में डालो। आप अब चक्कर में रहोगे कि नहीं बड़ा मूव के लिए, तो बड़ा मूव में बड़ा रिस्क भी होता है। आप अगर छोटा रिस्क डालते हो तो बड़े बड़े कंपनी में डालो। रिलायंस तो एक दिन में बंद होने वाला नहीं है, टाटा बंद होने वाला नहीं है, महिंद्रा बंद होने वाला नहीं है ना। एक दिन में तो कंपनी बंद नहीं हो रही ना, इन्होंने साल साल कितने साल मेहनत किए तब ये आ जाके खड़े हुए। तो अगर भाई ये बंद हो गया तो समझो कि इंडिया का इकोनॉमी खत्म हो जाएगा फिर। तो बड़े कंपनीज में डालो, बड़े कंपनी में डाल के लंबे समय तक छोड़ के रखो। ओके, सो अब देखिए एक एग्जाम्पल और भी मैं यहाँ देता हूँ कि जैसे मान के चलो LIC हमसे पैसा लेती है या हम LIC को पैसा देते हैं, तो LIC क्या करती है? LIC क्या उस पैसे से अंडा दे के हमें क्या वापस कर देती है क्या? नहीं, वो सारा पैसा, चाहे वो LIC हो, म्यूचुअल फंड्स हो या बैंक हो, वो सारा पैसा वो मार्केट में लाते हैं, मार्केट में डालते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेडिंग हो, वो पैसा डालते हैं, उनसे वो डबल ट्रिपल पैसा बनाते हैं और उसमें से एक छोटा सा पार्ट हमें देते हैं। बस लोग क्या होता है ना, अफवाह में चले जाते हैं कि ये करो वो करो। भाई आप अगर जानते होगे तो US में 70%, 70 to 60% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तभी वो हमसे इतने आगे हैं। हमारे पास नॉलेज की कमी है, हमें लोग अच्छे रास्ते नहीं बताते, हमें सिर्फ मतलब अंधेरे में धकेला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इतना एजुकेशन नहीं है ना, एजुकेशन क्वालिटी नहीं है हमारे यहाँ। तो लोग समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, कैसे करेंगे इन्वेस्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उन्हें लंबे समय तक होल्ड करते हैं। टाइम फ्रेम 1 साल से 15 साल तक का होता है। गोल क्या होता है? वेल्थ क्रिएशन, डिविडेंड मिलता है उनको, एक स्टेबिलिटी होती है, रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म नॉइस इग्नोर करता है। जो भी शॉर्ट टर्म के लिए रहता है वो सब इग्नोर करता है, क्योंकि वो अपने समय से, बिजनेस के हिसाब से वो आस्ते 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 अपना ग्रो करते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर 500 है और 10-5 साल बाद अगर वो 2500 हो गया है, आपको 5 गुना रिटर्न दे रहा है। बैंक से तो ज़्यादा दे रहा है ना। बैंक में आपने रखा 1 साल में 7,000, यहाँ पे आप डालोगे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट लोग को समझ में नहीं आता है या उनके पास वैसा गाइडेंस नहीं होता है। नाउ अब हम बात करते हैं टेक्निकली फॉर्म, कैंडल स्टिक किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं, इनको समझना भी ज़रूरी होता है। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मार्केट उनको ही रिस्पेक्ट करता है जो मार्केट को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, मार्केट को समझते नहीं हो, तो फिर मार्केट भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैंने CA किया है, मैंने MBA किया है, मैं इजीली मार्केट को समझ लूँगा, मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, बट ऐसा नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट में आपको रहना है तो मार्केट के तौर तरीके, ठीक है, मार्केट के कैरेक्टर को बहुत समझना ज़रूरी है। अगर आप मार्केट के कैरेक्टर को नहीं समझते हो तो ये मार्केट भी आपकी वैल्यू नहीं करता है, चाहे आप कोई भी हो, ठीक है। इवन आप लोग को पता है या नहीं पता है, आप लोग एक बार गूगल करना कि आइजैक न्यूटन ने भी इन्वेस्ट किया था 1720 में। उन्होंने साउथ सी बबल कंपनी में इन्वेस्ट किया था, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रॉफिट नहीं बनाया, पहले उन्होंने प्रॉफिट बनाया अराउंड 3,000 पाउंड का,
और उसके बाद उन्होंने 20,000 पाउंड मार्केट में लॉस कर दिया, जो आज के डेट में 3 मिलियन के आसपास है ना। इतने अच्छे साइंटिस्ट, इतने अच्छे मैथमेटिशियन वो होने के बावजूद भी उन्होंने मार्केट में लॉस किया। ठीक है, तो आप सोचो कि ये मार्केट किसी की वैल्यू नहीं करता है, ये मार्केट उसकी वैल्यू करता है जो मार्केट को समझता है। डजेंट मैटर आप 12 फेल हो, 8 फेल हो, ठीक है, या आप बहुत पढ़े लिखे, आप सीए हो, ठीक है, मैटर नहीं करता। अगर आप मार्केट को समझ गए हो तो ये मार्केट आपको पैसा देगा। अगर आप मार्केट को नहीं समझ पाए, मार्केट की नॉलेज नहीं ले पाए हो, तो फिर ये मार्केट आपको कुछ भी नहीं देगा, 1 रुपया नहीं देगा, उल्टा आपका सारा पैसा ये ले लेगा। ठीक है, सो आप आइजैक न्यूटन के बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप डालो आइजैक न्यूटन लॉस्ट इन मनी इन स्टॉक मार्केट, आपको ज़रूर वहाँ पे देखने को मिलेगा। ना कैंडल स्टिक की बात करते हैं, तो हम लोग आपको सिर्फ कैंडल क्या, लाल ग्रीन, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, यही बस। कैंडल बहुत कुछ बताता है, बस आपको समझ में आना चाहिए क्या बता रहा है, कब बता रहा है और कैसे देखना है। व्हाट इज़ अ कैंडल स्टिक? कैंडल स्टिक एक विजुअल टूल है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का प्राइस मूवमेंट दिखाता है आपको। अगर आप 1 मिनट में देखो तो वो 1 मिनट का आपको दिखाएगा, 5 मिनट में देखो 5, 10 का 10 में देखो 10, 15 में देखो, आधा घंटे में देखो, 1 आवर में देखो, या 1 दिन में देखो। 1 दिन में मार्केट ने क्या मूव किया है वो आपको कैंडल बताता है। वैसे ही 1 मिनट में बताता है, वैसे ही 5 मिनट में बताता है। तो दिखाता क्या है, हर कैंडल में 4 चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला क्या होता है, ओपन, कैंडल स्टार्ट होने का प्राइस। दूसरा होता है हाई, सबसे ऊपर गया, कितना ऊपर गया। लो, सबसे नीचे गया, कितना नीचे गया। क्लोज, यानी कहाँ जाके वो आखिरी में बंद हुआ। सो कैंडल का एक चीज़ जो होता है ना वो कंफर्म होता है, वो होता है ओपनिंग पॉइंट। वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी 3 पॉइंट चेंज हो सकते हैं। उनका हाई भी चेंज हो सकता है, उनका लो भी चेंज हो सकता है, और उनका क्लोजिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है। क्योंकि क्लोज जब तक नहीं हो रहा है तब तक तो कैंडल मूव कर रहा है ना, जब क्लोज होगा तभी तो एक कंफर्म होगा, है ना। सो ओपन से क्लोज तक हमें क्या पता चलता है? अगर आप किसी कैंडल को देख रहे हो तो मान के चलो कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वो नीचे गया, नीचे एक लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर ओपन के पास आया, फिर ऊपर हाई लगाया, फिर हाई लगा के यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, सो ये हमें क्या बता रहा है? ये एक सिंगल कैंडल हमें क्या बता रहा है? कुछ बोलेंगे अरे ये तो यही बता रहा है, ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया। नहीं, मार्केट सबसे पहले खुला, जैसे ही ये खुला, खुलने के बाद सेलर ने यहाँ पे एक प्रेशर डाला, प्रेशर डाल के इसको नीचे ले जाने की कोशिश की, बट यहाँ पे बायर स्ट्रांग थे, उन्होंने पुश किया मार्केट को, फिर से ओपनिंग पोजीशन तक लाया, ओपनिंग पोजीशन से ये उसको और ऊपर लेके गए, हाई तक लेके गए, और हाई से फिर क्या हुआ, हाई के जाने के बाद यहाँ पे आके ये क्लोज हुआ। राइट, तो बायर ने अपना स्ट्रांगनेस यहाँ दिखाया कि भाई मैं इस ओपनिंग के नीचे बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तुमको इसके नीचे नहीं आने दूंगा, अपने ओपन के नीचे। और उसके बाद उन्होंने पुश करके इसको यहाँ ले जाके क्लोज किया। राइट, और ये यहाँ तक गए थे, तो ये क्या शो कर रहा है, ये वीक या ये शैडो क्या शो कर रहा है? ये वीक और ये शैडो ये शो कर रहा है कि यहाँ इसके ऊपर सेलर स्ट्रांग है और सेलर ने पुश करके यहाँ पे क्लोज किया है। मतलब जितने बायर यहाँ तक अपने ऑर्डर लगाए थे उनके सारे वो ऑर्डर वो ले चुके हैं, उसको सेल आउट कर चुके हैं और वहाँ पे क्लोज किया है। राइट, अब इसके बाद हमें इस कैंडल में क्या देखने को मिल रहा है? हमें इस कैंडल में एक चीज़ ये देखने को मिलता है कि यहाँ से यहाँ तक अभी न्यू बायर एक्टिव हुए हैं, इसके नीचे पुराने बायर हैं जो यहाँ पे सपोर्ट लेके रखे हैं, और ये न्यू बायर है जो मार्केट में अब एक्टिव हुए हैं, और इस क्लोजिंग के पास मार्केट अभी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। हाँ, अब इसके बाद अगर फिर से ऐसा ही लंबा रेड कैंडल बने या इसके हाफ ऑफ द बॉडी रेड कैंडल बने, यानी सेलर ने पुश किया है बट इसको नीचे लेके नहीं ले जा पाया है, इसका मतलब अभी भी हाफ ऑफ द बॉडी जो बायर है वो स्टिल एक्टिव है, मार्केट में एक ऊपर की तरफ अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो कैंडल हमें बहुत कुछ बताता है, लेकिन क्या है, बस हम सिर्फ यही देखते हैं कैंडल बन गया ग्रीन, इसके ऊपर ग्रीन की ग्रीन एक्टिव हो गया, नहीं, बहुत कुछ होता है देखने के लिए, और कैंडल बहुत कुछ बताता है मार्केट में। ठीक है,
बहुत कुछ शो करता है मार्केट में। अगर आप कैंडल से बात, कैंडल एक समझो कि बेजुबान चीज़ है जिससे आपको बात करना है। अगर हमें रास्ते में कोई बेजुबान आदमी मिल जाए ना, तो दो तरह के आदमी उसको मिलेंगे। एक होगा जो उसको समझना नहीं चाहेगा, उसने कोशिश की उसको समझाने की, ठीक है, अगर कोई बेजुबान आपसे कुछ रास्ता पूछ रहा है, उसने उसको कोशिश की मगर वो नहीं समझा पाया, फिर वो निकल गया आगे। लेकिन एक ऐसा बंदा होता है जो अपना पूरा मेहनत करता है और उसकी भाषा को, उसकी वो क्या कहना चाह रहा है उसको समझने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो उसको पूरा समय देता है, पूरा समय देता है, पूरा टाइम देता है। मार्केट एक उसी तरीके से, मैं एक चीज़ बोलता हूँ मार्केट में, कि मार्केट एक ही चीज़ कहता है, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। एकदम सही बात है। अब मार्केट को आप सोचते हो कि भाई मुझे 10 बजे ऑफिस जाना है, 9:15 से मैं 9:30 तक 1-2 ट्रेड कर लूंगा, प्रॉफिट बना लूंगा, निकल जाऊंगा। तो भाई आप चाह रहे हो कि आपके हिसाब से मार्केट काम करे, ऐसा थोड़ी है, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। एक दिन बना लोगे, 2 दिन बना लोगे, तीसरा दिन वो ऐसा अटका देगा ना कि आप ऑफिस छोड़ दोगे, या फिर ऑफिस चले भी गए ना तो उस दिन चिड़चिड़ा मूड रहेगा, दिन भर टेंशन में लगा रहेगा, यार इतना का लॉस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो मार्केट आपके हिसाब से मूव नहीं करेगा, मार्केट के हिसाब से आपको चलना है। सेम चीज़ है कि मार्केट बोलता है आप मुझे समय दो, आप मुझे समझो, मुझसे बात तो करो, मैं आपको सब बताऊंगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मैं किस तरफ जाने वाला हूँ, ऊपर जाने वाला हूँ, नीचे जाने वाला हूँ, या कहीं नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन आप समय नहीं दोगे तो मार्केट आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो एक बेजुबान चीज़ है, ठीक है। आपको उनसे बात करना है, आपको समझना है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि कोई गूंगा है, आप उनसे बात करना चाहते हो, आप उनको रास्ता बताना चाहते हो, तो आप उसकी बातों को समझने की कोशिश करोगे। आप उसको 1 घंटा दोगे, आधा घंटा दोगे, 2 घंटा दोगे, जब उनकी समझ जाओगे आप उसको अच्छे से समझा पाओगे। लेकिन आप जब उसको समझना ही नहीं चाहते हो, आप बिजी हो, जा रहे हो, आप उसको हेल्प ही नहीं करना चाहते, तो फिर आप वो ईजी चीज़ भी पूछेगा तो भी आप नहीं बता पाओगे। वैसे ही मार्केट है। अगर आपको चार्ट पैटर्न समझना है, चार्ट को देखना है, समझना है, कैंडल से बातें करना ज़रूरी है। कैंडल से बात करो, आपको सब बताएगी आज मार्केट कहाँ जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। लेकिन आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, हर कैंडल को देख के ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर आप कहीं नहीं जा पाओगे। आगे बढ़ते हैं, बुल वर्सेस बेयर्स कैंडल। सो बुलिश कैंडल ग्रीन या वाइट, इसमें क्या होता है, क्लोज प्राइस, ओपन प्राइस, मतलब बायर स्ट्रांग है, प्राइस ऊपर गया। बुलिश कैंडल क्लोज ओपन, यानी जो क्लोजिंग है वो नीचे और जो ओपनिंग है वो ऊपर। ओपन सॉरी ओपन जो है वो ऊपर ओपन होता है कैंडल, और नीचे आके क्लोज होता है, यानी वो वीकनेस दिखा रहा है कि इस कैंडल में सेलर है, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब सेलर स्ट्रांग है, प्राइस नीचे गिर रहा है। सेम सिनेरियो ग्रीन में है, नीचे ओपन होता है, ऊपर जा रहा है, यानी हमें ये बता रहा है कि मार्केट में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आने वाला है, यहाँ बायर स्ट्रांग है। ना हम बात करते हैं कि वाई ट्रेडर लॉस मनी। ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं? भाई कैंडल तो सबको देखना आता है, ग्रीन रेड हुआ तो ऊपर जा रहा है, डबल ग्रीन हो गया तो और ऊपर जा रहा है, कैंडल बन रहा है, फिर भी वो लॉस, पैसा क्यों लॉस कर रहा है? इतने सारी स्ट्रैटेजी सीख लिया, यूट्यूब में स्ट्रैटेजीज मिल रहे हैं, ठीक है, वहाँ से सीख के आए, इससे सीख के आए, उसके आए, फिर भी लॉस कर रहे हैं। नया मेंटोर चेंज कर लिया। मैं एक बात बोलूँ ना, यूट्यूब में ना वो पूरा नहीं बताते आपको, बस आधा अधूरा बता के छोड़ देते हैं, और लोगों को लगता है अरे भाई यूट्यूब में तो फ्री का नॉलेज मिल रहा है, क्या ज़रूरत है कोई कोर्स लेने का, पैसा देने का, है ना। तो मैं यही बोलूँगा कि यूट्यूब में तो इतने सारे टीचर हैं, फिर भी सेबी का जो डेटा है वो अभी भी 10% बोल रहा है कि 10% आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, 90% लॉस मेकिंग ट्रेडर है। आप तो सीख रहे हो, फिर भी क्यों कर रहे हो लॉस? मैं एक चीज़ बोलूँ, दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है। अगर वो आपको फ्री में दिखा रहे हैं या बता रहे हैं ना, तो उसके लिए भी उनको यूट्यूब वाले पैसे दे रहे हैं। हमको लगता है हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते फ्री में मिल रहा, नहीं, गवर्नमेंट स्कूल भी फ्री नहीं है। वहाँ जो टीचर है हमें पढ़ा रहे हैं ना, उनको गवर्नमेंट पैसा दे रही है। गवर्नमेंट कहाँ से पैसा ला रही है? हम लोग के जो टैक्स हैं, हम जो टैक्स दे रहे हैं उससे गवर्नमेंट उनको फीस दे रही है। तो फ्री कहाँ है? फ्री तो कुछ है ही नहीं। लोगों को लगता है यूट्यूब में फ्री में मिल रहा है, वो आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, और उस आधे अधूरे ज्ञान को लेके लोग उतरते हैं, 1-2 दिन गलती से ट्रेड लग जाता है,
उसके बाद वो जब काम नहीं करता तो उनको गाली देते हैं, दूसरे उस पर चले जाते हैं, काम नहीं करता, उनका माथा कुछ काम नहीं करता है और वो फंस जाते हैं, है ना। तो आधा अधूरा ज्ञान लेके आप मार्केट में आओगे तो यही प्रॉब्लम होगा। आपको सीखना होगा एकदम स्क्रैच से, ठीक है, एकदम नीचे से, कि मार्केट होता क्या है, काम कैसे करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग कब होता है? ओवर ट्रेडिंग होता है कि आप एक परफेक्ट ट्रेडर नहीं हो, आप कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते हो, कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे हो, आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो। आप मार्केट को नीचे गिरते हुए दिख रहे हो, नीचे ले ले रहे हो, ऊपर जाते हुए दिख रहे हो, ऊपर ले ले रहे हो, फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जा रहा है, फंस जा रहे हो, ट्रैप हो जा रहे हो। फंसने के बाद लॉस हो गया, लॉस को रिकवर करने के लिए और ट्रेड ले लिया नीचे, अब वो वहाँ से ऊपर चला गया, फिर आप निकल के फिर देख रहे हो कि वो और नीचे ही जा रहा है, आपने गलती कर दिया। ये होता है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग मतलब आप एक सिस्टमैटिक, मतलब आपने माइंड में डिसाइड किया दिन का दो परफेक्ट ट्रेड, जहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा हो, कोई फॉलो हो रहा हो, या आप RSI फॉलो कर रहे हो या मूविंग एवरेज फॉलो कर रहे हो, मूविंग एवरेज का 921 EMA का क्रॉसओवर फॉलो कर रहे हो, कोई ना कोई चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप कुछ फॉलो नहीं कर रहे हो, आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। कैंडल देख रहे हो, ऊपर की तरफ गया तो ऊपर ले लिया, नीचे गया तो नीचे ले लिया। तो भाई ऐसे ट्रेड होता नहीं है, और ऐसे ट्रेड में आप लॉस ही करोगे। आप देखोगे एंड ऑफ द डे आपने जो कमाया उससे ज़्यादा तो आपने ब्रोकरेज दे दिया। तो फिर ऐसे ट्रेडिंग का फ़ायदा क्या है ना, ऐसे फिर नॉलेज का फ़ायदा क्या है? तब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी, और अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि मार्केट में एक चीज़ जान लो, मार्केट में गलती की सज़ा है, माफ़ी नहीं है। ओके, सो बहुत ज़्यादा ट्रेड करना बिना स्ट्रॉन्ग रीज़न के, एग्जाम्पल हर छोटे मूव पकड़ने की कोशिश, ब्रोकरेज या लॉस बढ़ जाता है, तो आपका ब्रोकरेज बढ़ जाता है, लॉस बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दिखेगा कि आपका 1200 का ग्रीन है, मगर ऑलरेडी 1000 का ब्रोकरेज है ना। तो ऐसा ऐसा नहीं लगता आपको कभी कभी कि आप तो खुद के लिए नहीं, ब्रोकर के लिए काम कर रहे हो? ओके, उसके बाद है कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं। आप कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो, लगा दिया छोड़ दिया, एंट्री ले ली, उसके बाद डिसाइड कर रहे हो कि टारगेट क्या होगा, रिस्क क्या होगा। ऐसा नहीं होता है। मार्केट में जब आप एंट्री ले रहे हो ना, तो एंट्री से पहले ही आपका दो चीज़ डिसाइड होता है, कि आप कितना लॉस लेने वाले हो और कितना प्रॉफिट लेने वाले हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं भी बात करूं तो आपका एक चीज़ डिसाइडेड रहता है कि लॉस आप कितना लेने वाले हो। ये जो चीज़ होता है ये डिसाइडेड रहता है, ठीक है। क्योंकि आप मार्केट को कितना दे सकते हो, कितना दोगे जो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मार्केट में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हाँ, अब आप इतना ज़्यादा दे दोगे कि तकलीफ होने लगी, टेंशन होने लगा, हाथ पांव कांपने लगे, तब तो प्रॉब्लम है ना। तो इसका मतलब आप अपनी हैसियत से ज़्यादा मार्केट को दे रहे हो। मार्केट को उतना ही दो ना कि जिसको आप इजीली रिकवर कर सको। डजेंट मैटर, मार्केट वहाँ आपके एग्जिट के बाद वो मूव कर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। 6 घंटा है, 6 घंटा में आपको मार्केट 2 से 3 मौका नहीं देगा? ज़रूर देगा। 6 घंटा है, लेकिन नहीं, लोगों को बस जल्दी जल्दी करना है, 10:30 बजे तक, 9:30 बजे तक ट्रेड कंप्लीट कर लेना है, प्रॉफिट में बनना है, इसी में फंस जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 9 बजे के बाद तक ट्रेड नहीं आएगा, उसके बाद मार्केट बंद ही हो जाएगा। मार्केट तो चल रहा है। सो हर ट्रेड में फिक्स स्टॉप लॉस और कैपिटल एलोकेट रूल होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो एक ही ट्रेड में 5,000 लगा दिया, अकाउंट वाइप आउट हो गया, है ना। तो ऐसा है। अब आप सोचो कि आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, आप एक दिन में 5,000 उड़ा दिए, तो आप मुझे ये बता सकोगे कि दूसरे दिन 5,000 से आप 5,000 बना लोगे, या तीसरे दिन तक, या चौथे, या एक सप्ताह में? नहीं होगा। आप तो मतलब गड्ढे में गिर चुके हो, ऐसा गड्ढे में गिर चुके हो कि वहाँ स्लिप है। जितनी बार ऊपर आने की कोशिश करो उतने ज़्यादा स्लिप करोगे। लेकिन अगर आपने टारगेट रखा है, नहीं भाई मेरे को एक दिन में 10,000 से 500 ही लॉस करना है, मैं वो सह सकता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे दिन 9,500 से अगर ट्रेड करूँगा तो 5,000 इजीली रिकवर करूँगा, वो हो सकता है। लेकिन आप 10,000 से 5,000 खो दोगे तो आप उसको रिकवर करने जाओगे, होगा? कभी भी नहीं होगा, होगा ही नहीं।
उसके बाद आता है लैक ऑफ सिस्टम, यानी बिना प्रॉपर स्ट्रैटेजी, आपके पास कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है, कोई रूल्स नहीं है, आप कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है कि भाई कल मैंने 1000 का प्रॉफिट किया था, आज मेरा टारगेट है मैं 250 का ही लॉस लूँगा। नहीं, जैसे ही 250 का लॉस होगा बोले अरे कल का तो 1000 है और 1000 लगा देता हूँ, फिर देखो वो 1000 भी गया प्लस कैपिटल से भी चला गया आपका पैसा। तो एक तो गड्ढे में थे और बड़ा गड्ढा खोद दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आपका कल का जो मेहनत है वो बेकार चला गया। कल जो आपने स्क्रीन के सामने अपना टाइम दिया, अपना रिस्क लेके, अपना पैसा लगा के आपने जो टाइम दिया, वो रिस्क टाइम तो आपको चला गया ना, वो तो वापस नहीं आएगा। तो फिर ऐसा फ़ायदा क्या ट्रेडिंग करके? आपने कल की जो मेहनत की उसको तो संभाल के रखना होगा ना। तो आप 250 का लो कि नहीं भाई मैं अब 250 का रिस्क लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि कल मैंने 1000 प्रॉफिट किया था, ठीक है। ओके, सो आज इंडिकेटर फॉलो करना है, कल न्यूज़, परसों गेस वर्क। तो इसी तरीके से चलोगे, आज इंडिकेटर, कल न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, परसों गेस कर रहे हो मार्केट ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, ऐसा नहीं है। आप अपना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रखो, एक तरीका रखो और उस डिसिप्लिन को फॉलो करो, रूल्स को ब्रेक मत करो। आप जिस दिन रूल्स को ब्रेक करना शुरू करोगे आप उस दिन लॉस मेकिंग ही बनोगे। आपने अगर आपने टारगेट रखा है मेरा 1000 प्रॉफिट, तो 1000 ही रखो, उसके बाद बंद कर दो सिस्टम, चले जाओ, घूमो फिरो नाचो गाओ, नहीं है तो उस 1000 को विड्रॉ कर लो और खर्चा कर दो, मगर सिस्टम के पास नहीं आओ। आप देखो दोबारा जैसे सिस्टम के पास हो गया ना, वो 1000 750 हो जाएगा, फिर वो 250 कवर करने जाओगे, वो 250 नहीं, वो पूरा आपका 1000 खा जाएगा। इमोशनल ट्रेडिंग बहुत खतरनाक, सबसे ज़्यादा डेंजरस। क्या? तो इमोशनल ट्रेडिंग होता है जब आप मार्केट से फाइट करते अपने लॉस के लिए। आपको लॉस हो चुका है, आपका दिन का लॉस हो गया, अब आप टेंशन में आ गए हो, कल का भी लॉस कर दिया प्रॉफिट, अब मार्केट से आप लड़ाई करना शुरू कर दिया, रिकवरी। उस रिकवरी के चक्कर में आप क्या कर रहे हो? रैंडम ट्रेडिंग। आप ट्रेड बन नहीं रहा है, आप ज़बरदस्ती बना रहे हो और उस ट्रेड में एंट्री ले रहे हो और लॉस कर रहे हो। इसमें क्या होगा? फियर और ग्रीड, या तो डर और या लालच की वजह से गलत डिसीजन लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपका ट्रेड सही रहेगा, लेकिन आप उस ट्रेड में होल्ड नहीं कर पाओगे, जल्दी से एग्जिट कर जाओ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप लॉस ले चुके हो और आपको डर लग रहा है कि अब थोड़ा सा और होगा तो और ज़्यादा लॉस चला जाएगा, और ऐसा नहीं है, वो और ज़्यादा ही जाएगा, सही ट्रेड भी गलत होने लगेगा। मार्केट में पैसा खुद कैंडल या स्टॉक नहीं करते हैं, गलती ट्रेडर की होती है। तो लोग बोलते हैं ना कि मार्केट पैसा खा गया, कैंडल पैसा खा गया, मार्केट ये है, नहीं, गलती आपकी है, आपने मार्केट को पैसा दिया। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको मार्केट को पैसा कितना देना है, नहीं देना है, लेकिन लोग क्या करते हैं? मार्केट को गाली देते हैं। गलती वहाँ आपकी है, मार्केट की नहीं है। अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की साइड। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग मनी, ठीक है। आप अपना कैपिटल, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जब तक हम क्रीज पे टिके हैं, हमारा विकेट बचा हुआ, तब तक हमें चांस मिलेगा रन बनाने का। लेकिन अगर हम बोल्ड हो गए तो फिर क्या? फिर दूसरे मैच के लिए वेट करो, यानी दूसरा कैपिटल लाओ। लेकिन जब तक हम टिके हुए हैं ना, तब तक हम एक एक रन भी बनाएंगे ना तो 100 रन तक पहुंच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ छक्के चौके से पहुंचे, एक एक रन से भी पहुंच सकते हैं, है ना। लेकिन क्रीज पे टिकना इंपॉर्टेंट होता है। सो 2% रूल्स, कभी भी आप अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 2% ही एक ट्रेड में रिस्क लो। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो 200 रखो ना पर ट्रेड में लॉस, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा होने ही मत दो। 200 हो गया ख़त्म, क्योंकि अगर आप दूसरे ट्रेड में 5% निकालोगे यानी 500, तो वहाँ क्या हो गया कि आपका 200 भी रिकवर हो गया प्लस 300 प्रॉफिट में चले गए। लेकिन आप ये सोचो कि आपने फर्स्ट ट्रेड में आपने 500 का लॉस किया, अब क्या होगा? दूसरे ट्रेड में आपको टेंशन हो जाए, 500 रिकवर करना है, दूसरा ट्रेड लोगे 500 रिकवर करोगे आप, तो अभी आप कहाँ हो? अभी आप सिर्फ ब्रोकरेज के लॉस पे हो और कॉस्ट टू कॉस्ट है, लॉस ही पे उल्टा। लेकिन आपने छोटा लॉस लिया है और बड़ा रिकवर किया है, तो भाई आपका क्या हो गया? 500 में आपने 200 लॉस कवर किया प्लस 300 प्रॉफिट पे हो, उसमें से अगर ब्रोकरेज भी चला जाए तो 120, दो ट्रेड का 120, ठीक है। 320, 300 में से 120 हटा दो, फिर भी आप 180 के प्रॉफिट पे हो, यानी आप आगे रिस्क ले सकते हो, है ना।
तो अगर आपका ट्रेड गलत भी हो जाता है तो कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 200 के लॉस पे हो। स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। इन ये कब समझ में आएगा, जब आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे तब, कि कितना मैटर करता है स्टॉप लॉस, कितनी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस, देखो स्टॉप लॉस लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ना कि हम बहुत इमोशनल होते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है ना तो हमारी उंगली काम नहीं करती। हमने डिसाइड कर लिया कि हम 5 पॉइंट देंगे, 100 पे बाई किया, 95 हमारा स्टॉप लॉस है, माइंड में है। मगर वो जब 95 आएगा ना, चलोगे अच्छा थोड़ा सा रुक जाता हूँ, फिर 95 से 94 होगा, अच्छा थोड़ा सा रुक जाता हूँ, अब 95 में निकल जाऊँ, ये थोड़ा सा रुक जाऊँगा, थोड़ा सा रुक जाऊँगा, वो 90 चला जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए स्टॉप लॉस आपके माइंड में नहीं, सिस्टम में होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम इमोशंस नहीं समझता है, लेकिन हमारा ब्रेन इमोशन समझता है, इसीलिए वो हमें और लंबे समय तक रोक के रखता है और हमारा लंबा लॉस हो जाता है। स्टॉप लॉस एक सीट बिल जैसा है ट्रेडिंग में, तो वो आपको क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी एक्सीडेंट से बचाने में। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग एक्सीडेंट को इनवाइट करना। एग्जाम्पल, रिलायंस अगर आपने 2500 पे खरीदा, स्टॉप लॉस आप 2480 का लगाओ, 20 का, अगर प्राइस नीचे गया तो 20 का ही लॉस होगा, पूरा कैपिटल तो सेफ रहेगा ना, फिर से मौका मिलेगा आपको ट्रेडिंग में। कैपिटल बचाना सबसे बड़ा सक्सेस है। हर ट्रेड में मैक्स 2% रूल्स रखो, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का इंश्योरेंस है। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ कंक्लूजन्स। ओपन इंटरेस्ट या पीसीआर। ओपन इंटरेस्ट, टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव्स में। सो ओपन इंटरेस्ट हमें बहुत कुछ बताता है, मार्केट में डेटा बताता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, लोग किस स्ट्राइक प्राइस में इंटरेस्ट है, कहाँ एक सपोर्ट जोन बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ बताते हैं। बट देखने से ज़्यादा उसको समझना भी तो है। दिखता तो आप, जो आपको दिख रहा है वो कितने करोड़ लोगों को भी दिख रहा है, बट समझना है कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। कभी आपके हिसाब से काम करता है, कभी नहीं भी काम करता है, ठीक है ना। तो अगर ओ आई ऊपर जा रहा है तो नया पोजीशन बन रहा है, यानी फ्रेश इंटरेस्ट। ओ आई नीचे जा रहा है यानी पोजीशन क्लोज हो रहा है, लोग वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, उसमें लोगों की इंटरेस्ट खत्म हो रही है अब। ना पुट कॉल रेशियो फॉर्मूला है, पुट, टोटल पुट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल्स, ठीक है। मार्केट में ज़्यादा पुट पॉजिटिव है यानी बेरिश होगा, मार्केट में ज़्यादा कॉल पोजीशन है बुल्स सेंटीमेंट। उसके बाद आता है वी आई एक्स, मार्केट का फेयर। ये उन लोगों को भी जो मार्केट में नए हैं, जो बिगिनर है, उनको थोड़ा सा ये होगा, बट जो लोग एक्सपीरियंस है उनको ये समझ में आ रहा होगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स, तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स कैसे देखेंगे, क्या समझेंगे। मार्केट डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बताता है कौन से स्ट्राइक प्राइस में कितने लोग कितने ऑर्डर लगा रहे हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। देखो मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो आते हैं सिर्फ चार्ट को देखते हैं और ट्रेड करते हैं। अगर मैं उनसे एक चीज़ पूछूं कि ये निफ्टी 50 होती है, ठीक है, निफ्टी 50 क्या होती है ना, और निफ्टी 50 में ये 24,000, 2500 या 23,000 या 25,000, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये कहाँ से आती है। मैं मानता हूँ कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इतने साल मार्केट में गुजारने के बाद में। कुछ लोग अपना थोड़ा सा व्यू लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा लगाएंगे दिमाग कि हाँ हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट उस चीज़ पे वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, राइट। तो ये 25,000 वैल्यू क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, ये होता क्या है, ये 25,000 हम किस पे पैसा लगा रहे हैं, हम क्या किसी स्टॉक्स पे लगा रहे हैं, या ये कुछ भी नहीं है, या कुछ है, कहाँ हम पैसा पैसा कहाँ लगा कहाँ रहे हैं, या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या खरीद रहे, कौन सा स्टॉक खरीद रहे, कहाँ है पैसा लगा रहे हैं, ये 2500 है क्या, 25,000 है क्या ये। सो अगर मैं ये बोलूँ कि निफ्टी 50 में लोग तो ये जानते हैं कि 50 कंपनी लिस्टेड होती हैं, ठीक है, अगर 50 कंपनी लिस्टेड है ना, तो निफ्टी 50 वो 50 कंपनी के हिसाब से काम करेगी। तो ये 25,000 क्या है, ये 50 कंपनी का एक वैल्यूएशन है, 50 कंपनी को जो मिला के एक वैल्यूएशन होता है वही है। जब ये 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तब मार्केट ऊपर जाती है, जब ये 50 कंपनीज में कुछ कंपनी खराब परफॉर्म करती हैं तो मार्केट नीचे जाती है। लेकिन लोग कभी इन 50 कंपनियों को देखते ही नहीं है कि ये 50 कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही हैं, जो मेन बेसिक है किसी भी इंडेक्स का, उनको देखते ही नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि किसी दिन 50 कंपनीज में से 30 कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं तो मार्केट पॉजिटिव होगा,
लेकिन किसी दिन 50 कंपनीज में 30 कंपनी बैड परफॉर्मेंस कर रही हैं तो मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन लोग ने कभी ये सोचा है कि ये निफ्टी ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है? न्यूज़ आया इसके वजह से, न्यूज़ ख़राब है इसके वजह से, या इसका मन हो रहा है तो ऊपर जा रहा है, मन हो रहा है तो नीचे जा रहा है? कभी आपने सोचा है? कभी नहीं। क्या कभी आपने 50 कंपनी को देखा है कि 50 कंपनी कैसा आज परफॉर्म कर रही हैं? कभी नहीं। कभी नहीं देखते हो आप सिर्फ चार्ट देखते हो, आरएसआई देखते हो, मूविंग एवरेज देखते हो। जिनकी वजह से ये मूवमेंट आ रहा है आप उस पर कभी आपका ध्यान ही नहीं गया है, आपने उसको कभी देखा ही नहीं है ना? कभी आपने उसके बारे में समझा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, जानने की कोशिश नहीं की है। जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो वैल्यू होता है ये कहाँ से आता है, कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता भी होगा, है ना? सो देखिए, मार्केट में ना कोई भी कैंडल बनता है तो वो ऐसे ही नहीं बनता है, किसी डेटा के बेस पे बनता है। अब वो डेटा कैसे आता है? लोग पैसा डालते हैं, पैसा क्वांटिटी में कन्वर्ट होता है ना? जब क्वांटिटी में कन्वर्ट होता है तो वो डेटा एक फॉर्म होता है, वहाँ से पता चलता है लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो जब बाइंग कर रहे हैं तो वो डेटा कन्वर्ट होता है कैंडल में, कैंडल में हमें दिखता है। अगर मार्केट से डेटा हटा लिया जाए तो ये आरएसआई, ये मूविंग एवरेज काम करेंगे क्या? ये सारा सब कुछ डेटा पे काम करता है, मगर हम डेटा ही नहीं देखते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है, कितने लोग पैसा डगा रहे हैं, कितने लोग पैसा निकाल रहे हैं। हम डेटा पे ध्यान ही नहीं देते, हम ध्यान देते सिर्फ कैंडल, मूविंग, आरएसआई, बस। तो फिर नॉलेज कहाँ लगा रहे हो आप? आपको तो ये भी नहीं कि पैसा कहाँ लगा रहे हो, आप इंडेक्स कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन पता ही नहीं कि कर क्या रहे हो, पैसा डाल क्या रहे हो। हम जो निफ्टी में पैसा लगाते हैं तो हम क्या, हम 50 कंपनी में एक साथ पैसा लगा रहे हैं। जब वो 50 कंपनी परफॉर्म कर रही है तभी हमारा पैसा ग्रो कर रहा है, जब वो 50 कंपनी बैड परफॉर्म कर रही है तभी हमारा पैसा नीचे जा रहा है। मगर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। मार्केट, अब आते हैं हम लोग मार्केट डेप्थ के बारे में बात कर रहे थे। मार्केट डेप्थ, बिग फिश वर्सेस स्मॉल फिश। तो हमें यहाँ पता चलता है मार्केट डेप्थ में कि रियल टाइम ऑर्डर यहाँ पे बाय सेल क्वांटिटी अलग अलग प्राइस लेवल पे दिख रहा है कि कितने लोग बाइंग में इंटरेस्ट हैं, कितने लोग उस स्ट्राइक प्राइस में सेलिंग में या स्टॉक्स में सेलिंग में इंटरेस्ट है। यहाँ समझ आता है कि बिग फिश यानी इंस्टीट्यूशन कहाँ एंट्री ले रहे हैं, कहाँ एग्जिट कर रहे हैं, स्मॉल फिश रिटेलर कहाँ ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर एक प्राइस लेवल पे बड़ा बाय ऑर्डर खड़ा है तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलता है? ओआई डेटा देख के। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर बायर एक्टिव हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये एक स्ट्रॉन्ग जगह है जहाँ पे बायर एक्टिव है, यहाँ से एक सपोर्ट हमें मिल सकता है। ठीक है, तो भाई क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या सिर्फ लाइन होते हैं? नहीं, वो हम डेटा के से जनरेट होते हैं, जहाँ हमें डिमांड और सप्लाई कहते हैं उनको। वो क्या सिर्फ लाइन है कि बस सपोर्ट लगा दिया? अब सपोर्ट लगा दिया, वो सपोर्ट काम करेगा कि नहीं करेगा ये आप कैसे श्योर हो? कुछ ना कुछ तो होगा इसके पीछे रीज़न। वो अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आप कैसे कॉन्फिडेंट होगे इस ट्रेड में? आप तो कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाओगे ना। तो ये सब तो जानना होगा, बेसिक आप जानोगे नहीं। आप कहते हैं ना कि अगर किसी भी घर की जो नींव है वो स्ट्रांग नहीं हो, कितना भी ऊंचा घर बना लो वो एक ना एक दिन ढह जाता है। तो आपको तो सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत करना पड़ेगा। नाउ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? जहाँ डर, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना, मतलब आपकी लालच और डर को कंट्रोल करना है। फियर यानी डर, ट्रेड मिस करना, फोमो, अरे भाई 9-15 हो गया, ऐसा ना मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ जाए, मैं मुझसे मिस हो जाए। आ गया तो आ गया भाई, आपको नहीं दिखा था, आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम नहीं किया, आपके प्लान के हिसाब से नहीं मार्केट काम किया, तो जाने दो ना। फिर से जब आपके हिसाब से बने, आपको दिखे मौका, तब आप एंट्री लो। नहीं मिल रहा तो बैठे रहो, शांति से गाना सुनो, क्या प्रॉब्लम है? अगर कुछ आया नहीं ना तो कुछ गया भी नहीं तो क्या प्रॉब्लम है? फिर भी लोग को रहता है कि नहीं भाई मुझे ट्रेड मिस नहीं करना है। ठीक है, ट्रेड मुझे मिस नहीं करना है, मेरा अपॉर्चुनिटी चला नहीं जाए, यहाँ मैं 100 पॉइंट बना सकता था, 50 पॉइंट बना सकता था। इसी लॉस के कारण वो गलत एंट्री लेते हैं और वहाँ ट्रैप होके फंस जाते हैं। क्या? तो लॉस का डर, स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी जल्दी एग्जिट होता है। बहुत कोई स्टॉप लॉस देख लेते हैं, अरे आप लंबा स्टॉप लॉस लगाओगे। एक चीज़ याद रखो, जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा मार्केट वहीं से मूव करेगा। अगर मार्केट वहीं से मूव कर रहा है तो ठीक, नहीं तो उतना में ख़त्म, है ना?
अगर आप बड़ा लो रहे हो तो यानी बड़ा लॉस ले रहे हो। अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस लगा रहे हो यानी बड़ा लॉस के लिए रेडी हो, उतना आपके पास क्षमता है भाई, उतना क्यों जाना। मार्केट को मूव करना है तो जहां आपने एंट्री ली है वो वहीं से मूव करेगा, नहीं मूव करना है तो वो वहीं खत्म हो जाएगा, खत्म। आपकी अगर स्ट्रैटेजी, अपने जो नॉलेज लगाया है, आपने देखा है मार्केट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से आपने जब लगाया है तो वो वहीं से मूव करेगा। वहां से अगर मूव नहीं कर रहा है तो आपकी स्ट्रैटेजी या एंट्री ही गलत है, सीधा। ग्रीड यानी लालच, प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट करना, रिवर्स होने पर प्रॉफिट खत्म। अब प्रॉफिट हो रहा है जब मार्केट आपके ट्रेंड में चल रहा है तो आप एग्जिट कर रहे हो, जब लॉस हो रहा है यानी नीचे जा रहा है तो होल्ड करके बैठे हो। क्यों? अरे होल्ड काटो ना, प्रॉफिट को होल्ड करो। आपको तो डर लगता है, अरे मार्केट, मैं बोलता हूँ मार्केट में अगर बड़ा प्रॉफिट लेना है ना तो गुर्दा रखना होगा आपको। मार्केट के साथ साथ आप वहाँ पे लॉस करने के लिए रेडी, आप वहाँ प्रॉफिट बनाने ही नहीं आया। आपने डिसाइड कर लिया 500 इस ट्रेड में लॉस होगा, खत्म। अब वो ऊपर भाग रहा, भागने दो ना, आपने तो 500 का डिसाइड रखा है, रहने दो ना, टेंशन क्या है, जाने दो मार्केट को, अगर आपका व्यू पॉइंट सही है तो। ओवर लेवरेज लेना, बिग लॉस का रिस्क। ओवर लेवरेज लोगे, ज़्यादा लेवरेज लेते हो, कोई कोई इक्विटीज़ में अगर ट्रेड करते हैं 20,000 लगा लाते हैं और 1 लाख का लेवरेज लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता ही है, होगा ही। क्यों? क्योंकि उनका क्वांटिटी जो है ना उनकी हैसियत से ज़्यादा बढ़ गया है। अब वो थोड़ा भी नीचे मूव करेगा ना तो उनका बीजर कुछ सेकंड में ही ख़त्म हो जाएगा। मार्केट को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते पर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो मार्केट को आप कंट्रोल, मार्केट आपके हाथ में नहीं, लेकिन इमोशंस आपके हाथ में है ना। आप अपने आप इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल करो। मार्केट पता नहीं है कि नेक्स्ट टाइम क्या मूव करेगा, हो सकता है कि आपने व्यू रखा है ऊपर से ऊपर जाएगा मगर वो उसी समय वहाँ से बहुत नीचे चला आया। मार्केट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में स्टॉप लॉस है, आपके हाथ में इमोशंस है, आपके हाथ में लालच को कंट्रोल करना, आपके हाथ में फोमो, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़। आपको डर नहीं लगना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गया यार, इसमें ले लेता तो शब्द ही नहीं होना चाहिए। मैं मार्केट में एक ही चीज़ बोलता हूँ ना, आप 10 पॉइंट 20 पॉइंट नहीं लो, 5 पॉइंट लो, बट उस 5 पॉइंट में ना आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई मैंने यहाँ एंट्री ली है, ये 5 पॉइंट मुझे ही मिलेगा चाहे जो हो जाए। जब आप कॉन्फिडेंस से ट्रेड करोगे ना आपको मार्केट में डर नहीं लगेगा खोने का। लेकिन आप जब बिना कॉन्फिडेंट का ट्रेड करोगे ना आपको समझ में ही नहीं आएगा स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, कहाँ रुकूं कहाँ नहीं रुकूं, पता ही नहीं चलेगा। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, रूल्स फॉलो नहीं करते, आप कितने अच्छे स्ट्रैटेजी ले आओ, आप कभी पैसा नहीं बना सकते हो। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये अब लिख के क्या देना आपको खुद पता होगा। ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना, फिक्स एंट्री फिक्स एग्जिट, यानी जब आप एंट्री ले रहे हो आपका डिसाइड होना चाहिए कि स्टॉप लॉस क्या होगा। ये नहीं कि एंट्री ले लिया फिर स्टॉप लॉस खोज रहा है, अरे यार यहाँ लगा देता हूँ, अच्छा थोड़ा और नीचे लगा देता हूँ, नहीं नहीं, आपने एंट्री ली, आपका एग्जिट का पता नहीं, बट आपका जो स्टॉप लॉस है वो डिसाइड हो गया कि यहाँ पे इतना मेरा स्टॉप लॉस है, इससे ज़्यादा मैं नहीं रहने वाला। रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। रिस्क मैनेजमेंट तो यही कहता है, अब आप क्या सोचते हो, आप माइंड में स्टॉप लॉस रखोगे, जैसे मैंने बताया ना इमोशंस हो रहे हो तो माइंड इमोशंस देखता है मगर सिस्टम इमोशंस नहीं देखता है, सिस्टम रूल्स एंड रूल्स। ओके, कंसिस्टेंसी यानी रोज़ एक जैसा रूल्स फॉलो कर रहे हो आप, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी आप उसको रोज़ फॉलो कर रहे हो, डजेंट मैटर वो फेल हो रहा है या पास, आप उसको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अगर फेल हो रहा है, एक प्रॉब्लम होता है ट्रेडर्स में कि जब वो ट्रेड लेते हैं ना, अगर उनको लॉस हो जाता है तो वो ये चेक नहीं करते हैं कि लॉस क्यों हुआ। अरे भाई आपने कुछ तो देखा होगा मार्केट में, तभी तो आपने एंट्री ली है, आपने तो ऐसे ही एंट्री नहीं ले ली। आपने कुछ तो मार्केट में देखा होगा कि मार्केट कहाँ मूव कर रहा है, क्या हो रहा है, या ऊपर जाने वाला है, तभी तो आपने एंट्री ली। अगर वो एंट्री गलत हो गई तो उसको आप रेक्टिफाई करो ना, देखो क्या हुआ था, क्या चीज़ आपने मिस किया है वहाँ पे, किस वजह से वो ट्रेड गलत हुआ। नहीं, ट्रेड गलत हो गया दूसरा ले लो, दूसरा गलत हो गया तीसरा ले लो, बट आप अपनी गलती को सुधारते ही नहीं हो, उनको ऐसे ही छोड़ देते। क्यों? क्योंकि आपके पास तो नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज होगा तभी तो आप करेक्शन करोगे, आपको तभी तो पता चलेगा इस ट्रेड में गलती क्या हुआ है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपने गलती क्या किया है, उस गलती को आप हर दिन हर ट्रेड में रिपीट करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज की कमी है। डिसिप्लिन एक ट्रेडर का असली एज है, स्ट्रैटेजी बाद में आती है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी, आप कितने भी अच्छे स्ट्रैटेजी ले आओ, डिसिप्लिन नहीं हो, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो, मार्केट में आप पैसा बना ही नहीं पाओगे। मार्केट में हर फियर ग्रीड की वजह से होता है, ओ हार सॉरी
मार्केट में हार जो है वो किससे होता है? डर और लालच के ही कारण होता है, और जीत डिसिप्लिन की वजह से होता है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आप अपना लॉस जानते हो, तो आपको लॉस होने से, ज़्यादा लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको पता है मुझे कहाँ रुकना है। वाई 90% ट्रेडर लूज मनी? क्यों? मैंने पहले ही बताया था आपको कि सेबी के डेटा के हिसाब से 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। क्यों लॉस करते हैं? और सिर्फ 10% ट्रेडर ही प्रॉफिटेबल क्यों है? क्योंकि 90% लॉस करते हैं बिना एजुकेशन और ट्रेनिंग। उनके पास कोई एजुकेशन नहीं होता, मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, मार्केट कैसे काम करता है, क्या देखना है, क्या अवॉइड करना है, कब मार्केट में एंट्री बनाना है, कब नहीं बनाना है, वो ये सब देखते ही नहीं है। मार्केट को गेम समझ लेते हैं। ठीक है, गेम की तरह, जुआ की तरह। 5,000 हार गया तो क्या हुआ, और 5,000 बच्चा ने, इसको भी लॉस ही कर दूंगा, आज मार्केट पूरा ही मुझसे ले ले। मार्केट ले ही लेगा। आप दोगे तो ले लेगा, वो नहीं दोगे तो नहीं लेगा। आप दे रहे हो, वो थोड़ी मांग रहा है आपसे। इंडिकेटर टिप्स और रूमर्स पर ट्रेड करना। इंडिकेटर, सिर्फ इंडिकेटर देखना है। RSI, मूविंग एवरेज, MACD, ठीक है, वैप, बस उस पर देख रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। न्यूज़ आ गया, अच्छा न्यूज़ बोल रहा है, बट मार्केट जा रहा है। अरे न्यूज़ को भी तो समझना होगा ना कि न्यूज़ अच्छा है या बुरा है। अच्छा है तो क्या मार्केट पे लागू होगा या नहीं होगा? मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बुरा है तो क्या मार्केट को फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये भी तो समझना ज़रूरी है। बट लोग ये सोचते ही नहीं है। न्यूज़ है, बस ट्रेड कर लिया, उल्टा पड़ गया, फिर गाली दे दिए न्यूज़ वाले को, मार्केट को, फिर चले गए। ईगो प्रॉब्लम, अरे बाप रे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों में। मुझे तो एक ऐसा बंदा मिला था जिसने मुझसे पूछा कि सर आपने हाईएस्ट कितना किया है? तो मैंने अपना बताया, फिर उसने बताया पता है मैंने कितना किया सर? एक दिन में 20 लाख। तो मैंने पूछा कि अभी आप तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो रहा हो? बोले नहीं सर, अभी तो मेरा 80,000 का लॉस, 80 लाख का लॉस हो गया है ना। तो ईगो होता है। क्यों? ये ईगो मार्केट पैदा करता है। मार्केट आपको हर दिन नहीं हराएगा। किसी दिन 1,000 का प्रॉफिट करेगा, किसी दिन 2,000 का, किसी दिन 3,000 का, और चौथे दिन 20,000 का लॉस करवा देगा। फिर आपको लगा अरे यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं। 3 दिन आपको आकाश में ले जाएगा, चौथे दिन ज़मीन में गिरा देगा। नहीं, आपको एक जैसा अपना बिहेवियर रखना है। 4 दिन जब आप प्रॉफिट कर लेते हो ना, तो आपको लगता है दुनिया मेरी मुट्ठी में, अब तो मैं मार्केट से बड़ा पैसा निकाल सकता हूँ। नहीं, मार्केट कब आपको ज़मीन में ले आएगा आपको पता नहीं चलेगा। अपने अपना डिसिप्लिन रख लो, अपने रूल्स फॉलो करो। अगर आपके रूल्स है कि मुझे मार्केट से रोज़ 500 निकालना है तो 500 ही। अगर मार्केट किसी दिन आपको 500 की जगह 5,000 भी दे देना, तो उसको दिमाग में मत चढ़ाओ, उस 5,000 को विड्रॉ करो और अपने रूल्स को वही रखो। 500 मतलब 500, 2,000 मतलब 2,000, इससे ज़्यादा नहीं। मार्केट आपको एक्स्ट्रा दे रहा, कोई बात नहीं। रूल्स जिस दिन ब्रेक करोगे मार्केट पूरा पैसा खा जाएगा। आपका 4 दिन का मेहनत ले जाएगा, आपको फिर से वहीं ले आएगा जहाँ से आपने शुरुआत की। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ 4 दिन मेहनत करके? क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। तो लोगों में ईगो प्रॉब्लम होती है, तो ईगो को कंट्रोल करना है। सोचना मैं एजुकेटेड हूँ, मार्केट को समझ लूँगा। समझ लो, फिर मार्केट को अच्छे से समझा देगा मार्केट आपको। जैसे मैंने बताया ना, आइजैक न्यूटन भी नहीं टिक पाए, तो आप कौन है? मार्केट को अंडरस्टिमेट करना, मार्केट सबको सिखाता है। वही तो बताया कि अगर आप मार्केट को अंडरस्टिमेट करोगे ना, तो मार्केट आपको सब कुछ सिखा देगा, अच्छा से सिखाएगा, एकदम ज़मीन पे ले आएगा। रोगे, आप कितने भी स्ट्रांग हो लाइफ में, वो आपके आंख में आंसू ले आएगा। सेम चीज़ ट्रेडिंग में होता है। ठीक है, तो सेम चीज़ क्या होता है, ट्रेडिंग में भी होता है। सो अब हम बात करते हैं हमारे कोर्स के बारे में। सो हमारा 3 मंथ्स का कोर्स है। ठीक है, सो पहला 1.5 महीना हम थ्योरी समझाते हैं। थ्योरी में क्या मतलब, हम आपको पूरा बेसिक से समझाते हैं। आप क्या जानते हो, नहीं जानते हो, आप कितना जानते हो, हमारे लिए मैटर नहीं करता। हम आपको पूरा स्टार्टिंग से सिखाते हैं। ठीक है, 1.5 महीना एकदम स्क्रैच से थ्योरी। कैंडल क्या होता है, RSI क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, बायर कौन होते हैं, सेलर कौन होते हैं, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, सपोर्ट जोन क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे मार्केट काम करता है, न्यूज़ कैसे देखना है, न्यूज़ को कैसे समझना है, न्यूज़ को कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, मार्केट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, सारा कुछ हम आपको डिटेल में समझाते हैं।
सब कुछ बेसिक। उसके बाद 1.5 महीना हम आपको लाइव मार्केट में डेमो कैपिटल के साथ में ट्रेड करवाते हैं, ठीक है। डेमो कैपिटल से आपको ट्रेड करवाते हैं, और आप जब ट्रेड करते हो तो आप वहाँ जब भी कोई गलतियाँ करती हो तो हम आपको पहले बोलते हैं कि आप उसको पकड़ो कि आपसे गलतियाँ क्या हुई है, ठीक है। आप अपनी गलतियों को खुद से अगर रेक्टिफाई करते हो, ठीक है, तो आप अपनी गलती को समझ पाते हो। कि जैसे आपने किसी ट्रेड में आप रॉन्ग हो गए तो आपको पता चलता है अरे यार मैंने यहाँ पे वॉल्यूम नहीं देखा, अरे यहाँ पे तो सपोर्ट जोन था ही नहीं, अरे हाँ यहाँ सपोर्ट था मगर यहाँ पे कोई कैंडल पैटर्न ही नहीं बना, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेक्टिफाई करते हो, अपनी गलतियों को पकड़ पाते हो, और आप जब अपनी गलतियों को पकड़ पाते हो तो आप उनको रिपीट नहीं करते हो। लेकिन आपके पास अगर नॉलेज ही नहीं है, आपके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो आपको गलती को तो पकड़ ही नहीं पाओगे। आप उन गलतियों को रिपीट करते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गलती क्या हो रहा है, आप उनको छोड़ के आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन जब आप बेसिक आपके पास नॉलेज रहेगा तभी तो आप गलतियों को पकड़ पाओगे। कुछ गलतियाँ ऐसी होती है आप नहीं पकड़ पाते हो, तो वहाँ हम रहते हैं, आपको बताते हैं कि आपसे क्या गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअली 3 मंथ्स का कोर्स है, जहाँ 1.5 महीना हम आपको थ्योरी समझाते हैं और 1.5 महीना हम आपको ट्रेड कराते हैं लाइव मार्केट में विद डेमो कैपिटल, जहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जहाँ पे एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो, आप आइडेंटिफाई कर पाते हो आप किस तरीके के ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, होल्डिंग ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, या आप स्कैल्पिंग अच्छा करते हो, किस चीज़ में हो, किस तरीके के ट्रेडर हो, आप वहाँ पे खुद को आइडेंटिफाई करते हो और उस हिसाब से आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हो। और ऐसा नहीं है कि हमारा 3 मंथ्स का कोर्स है उसके बाद हमारा आपका रिलेशन ख़त्म हो गया, नहीं। इस 3 महीने को आप 6 महीने तक कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, 9 महीने तक कर सकते हो, जब तक आप पढ़ना चाहते हो हम आपको पढ़ाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा कोई ग्रुप में हम नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ 20 हो, 30 बंदा, 10 बंदा एक साथ पढ़ रहा है, 5 बंदा, नहीं। हम 1-on-1 सेशन देते हैं आपके टाइम के हिसाब से, कि आप अपने फ्री टाइम पे अच्छे से समझो, अच्छे से सीखो। क्या होता है ग्रुप में कि आपके मन में कोई सवाल होता है, आप क्या होता है ग्रुप में शर्माते हो या पूछना नहीं चाहते हो, या अलाउड नहीं होता है ग्रुप में कि बीच में आप इंटरप्ट मत करो, सर को पढ़ाने दो, राइट। तो आपके मन में जो सवाल होता है वो उस समय क्लियर नहीं होता है, ठीक है। आपको बोला जाता है कि एंड ऑफ द सेशन पूछना, अब क्या होता है सेशन भी एंड हो जाता है, क्वेश्चन भी एंड हो जाता है। अब क्या होता है वही क्वेश्चन वही डाउट अगर आप मार्केट में लेके जाते हो तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ आपको जब लॉस होता है उस प्रॉब्लम के वजह से, तो मैंने बोला ना मार्केट सजा देता है, माफ़ी नहीं, है ना। तो फिर ऐसा डाउट लेके रहना क्या। हमारा 1-on-1 सेशन में क्या होता है, आपके सवाल, आपके मन में सवाल आया, आप संग संग उस सवाल पूछो और संग संग उसका जवाब मिलेगा, तो आपका डाउट संग संग क्लियर होगा। 1-on-1 सेशन, ठीक है। आप कभी भी ले सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। 3 दिन हमारा क्लास होता है 1 घंटे का, ठीक है, वीक में। आप अपने टाइम के, ऐसा नहीं कि आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है तो जल्दी से क्लास खत्म हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है वैसे क्लास का, फिर 1-on-1 सेशन का ऐसा फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप अपने फ्री टाइम पे लो, जब आप फ्री हो लो क्लास को, ठीक है, अच्छे से लो, समझो, और उसके साथ फिर हम आपको गाइड करते रहेंगे। प्लस हमारा यहाँ एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं कि 3 महीना कोर्स हो गया, नहीं। 3 महीना से कोर्स खत्म होने के बाद आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आप अपना कैपिटल लेके आओ, आप खुद से ट्रेड करो, हम रहेंगे, आपको गाइड करेंगे। प्लस हम आपको बताते रहेंगे क्यों हमने एंट्री ली, क्यों हमने एग्जिट किया, ठीक है। सारा वहाँ पे हम आपको और भी नॉलेज देते रहेंगे, जब तक आप ऐसे मतलब पक्षी ना हो जाओ कि जब तक आप खुद से उड़ नहीं सकते हो, तब तक हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब आप उड़ने लगोगे तो ये सारा कास आपका है, आप खुद से ट्रेडिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस हमारे यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी है कि जो बंदा हमारे साथ जुड़ के भी रहना चाहता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास इच्छा तो है ट्रेडिंग करने की बट कैपिटल नहीं होता है, कोई रास्ता नहीं होता, तो उनके लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हम उनको एक डेमो चैलेंज देते हैं, अगर वो डेमो चैलेंज क्लियर करते हैं, हमें प्रूव करते हैं कि उन्होंने अच्छे से सीखा है, तो हम उन्हें कैपिटल भी देते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और उस कैपिटल से वो जो भी प्रॉफिट बनाते हैं उनको एक प्रॉफिट शेयरिंग कमीशन भी दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे वैसे वैसे हम उनके कैपिटल को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। सो हम हमारा मेन मोटिव के बारे में बात करते हैं। आप के अंदर डिसिप्लिन बिल्ड करना है, जो हमारा मेन मोटिव होता है, जिस पे हम काम करते हैं। आपको सिखाना है कि किस तरीके से रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। देखो, डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, ये सब कोई जानते हैं बट उनको फॉलो करना नहीं जानते, किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये उनको पता नहीं था। हम उन्हीं चीज़ों पे आपको हेल्प करते हैं फॉलो करने में,
इन 3 महीनों में आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में कैसे आप अच्छे होगे, कहाँ अप्लाई करोगे, किस तरीके से उनको फॉलो करोगे, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरीके से होगी, किस ट्रेड में किस तरीके की साइकोलॉजी होनी चाहिए, अगर आपको पहला लॉस हो गया फिर उस समय क्या करोगे, अगर आपको दिन का आपका टारगेट का लॉस हो गया फिर आप क्या करोगे, ठीक है। इमोशन को कैसे कंट्रोल करोगे, अपने डर को, अपने लालच को, अपने गुस्से को, रिवेंज ट्रेडिंग कैसे अवॉइड करोगे, ओवर ट्रेडिंग से कैसे आप बचोगे, ठीक है, प्रेशर में भी कैसे कम डाउन होकर आप ट्रेड करोगे या कैसे डिसीजन लोगे, ये सारा कुछ हम आपको हेल्प करते हैं आपके अंदर बिल्ड करने में, चाहे समय कितना भी लग जाए। ज़रूरी नहीं है कि 3 ही महीना हो, 6 महीना हो, बट हम आपके साथ रहते हैं जब तक आप परफेक्ट ट्रेडर ना बन जाओ। हमारी ट्रेडिंग का फाइनल एम है कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, क्योंकि सिर्फ एक डिसिप्लिन ट्रेडर ही एक कंस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है, ठीक है। और बस यहीं तक हमारा आज का सेशन है डेमो क्लास का, और थैंक यू आपका समय देने के लिए, ठीक है। और फिर भी कोई भी जानकारी है तो हमारे साथ बहुत से लोग हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्रियंका जी हैं, आप उनको कांटेक्ट करिए, वो बाकी सारी डिटेलिंग आपको देंगी कि कैसे आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, कैसे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, कैसे आप हमारी ट्रेडिंग को सीख सकते हो, हमारे साथ कैसे ज्वाइन करके लंबे समय तक रह सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप हमसे ट्रेडिंग सीखें, आगे बढ़ें, और थैंक यू अपना समय देने के लिए।